तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात कर रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। थोड़ी बहुत बातें हमने कर ली थी। और इस क्लास में पूरी तरह से हमारा डिस्कशन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही केंद्रित रहने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो बिना समय गवाए हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी पूर्णतया कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को सुने, देखें। जैसा कि देखो हमने पिछली क्लास में कुछ एक इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि वो क्लास का एक सीक्वेंस बन जाए, ताकि आपको चीजें है ना वो क्रम से चीजें फिर याद हो जाएं। तो देखो हमने इसमें मोटे तौर पर हमने ये बात की थी। ये तो कुछ फैक्ट है कि 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 14 भाग हैं। इसकी खुद की कोई प्रस्तावना नहीं है। 1919 वाली प्रस्तावना कोई इस एक्ट की प्रस्तावना के रूप में काम में लिया गया था। फिर हमने ये भी बात की थी कि इसमें ये सपना देखा गया था कि भारत में हम एक अखिल भारतीय संघ, भारत को एक संघ के रूप में, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत को फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत को एक संघ बनाने का एक सपना ही कहेंगे, क्योंकि भारत को जो संघ बनाने का जो ख्याल था, जो सपना था, वो पूरा नहीं हुआ। ये सब हमने बातें की थी, क्योंकि उसमें एक शर्त थी कि कम से कम ऐसी 52 रियासतें, कम से कम ऐसी 52 रियासतें राजी होनी चाहिए उस संघ में मिलने के लिए जिनके पास सभी रियासतों की टोटल आबादी का कम से कम 50% जनसंख्या हो। अगर वो 52 रियासतें राजी होती हैं तो ही फिर ये आपका संघ है वो भारत एक संघ के रूप में अस्तित्व में आ पाएगा। ये कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, इसलिए संघ का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव बन करके ही खत्म हो गया। संघ कभी भी भारत है वो एक संघ में बदल नहीं पाया 1935 के कानून के हिसाब से। यानी भारत एक संघ के रूप में तब्दील नहीं हो पाया, ये हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा कि जैसे आज भारतीय संविधान में जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, जस्ट ऐसे ही उस समय भी तीन सूचियां उन्होंने इस कानून में तीन सूचियों का वर्णन किया था, और तीन सूचियों में उन्होंने संघ राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया था। वो हमने पढ़ी थी। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारी सूचियां हमने पढ़ ली थी। कुल मिलाकर के हम ये तीनों जो सूचियां थी, संघ सूची में 59 विषय हैं, राज्य सूची में 54 विषय हैं, समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्ता होगी। 1937 से 1939 तक स्टेट के अंदर, प्रांतों के अंदर उत्तरदायी शासन चला, फिर 1939 में समाप्त हो गया। केंद्र में जो द्वैध शासन स्टार्ट करने की बात थी वो बात बात ही बन करके रह गई। वो बात का क्रियान्वयन नहीं हुआ, यानी कि जो केंद्र में द्वैध शासन का प्रस्ताव था वो प्रस्ताव के रूप में ही दम तोड़ गया, वो लागू नहीं हुआ, यानी केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट नहीं हो पाया। ये भी बातें हमने कर ली थी। 11 में से 6 राज्यों, मैंने ये कहा था, ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, जहां पर दो सदन बनाए थे, ट्रिपल बी, बंगाल, बंबई और बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, ये हमने बातें की थी। दलितों के लिए सामान्य सीटों में से कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी, क्योंकि आपको पूना पैक्ट याद रखना है। पूना पैक्ट में गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में सहमति होती है कि ताकि दलितों को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो हमने देखा था केंद्रीय विधान परिषद में भी सीटों को रिजर्व किया गया, प्रांतों में भी सीटें रिजर्व की गई। 18% जो विधान केंद्र में सीटें रिजर्व की गई, प्रांतों में 147 सीटें, ऐसा हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये हमने देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि क्या पता जब मैं ही पर्सन बनाऊं तो यहाँ से पर्सन में एक कथन डाल दूं। तो देखते हैं कि मेरे इतने समझाने के बाद में देखते हैं कौन सही करेगा कि कौन गलत करेगा। इसमें मैंने पॉइंट नंबर 7 में मैंने साफ लिखा है, देखो, कि भारत के राज्य सचिव की परिषद समाप्त की गई थी, भारत के राज्य सचिव को समाप्त नहीं किया गया था। तो ध्यान रखना है, भारत में राज्य सचिव का पद तो चला आ रहा है और वो 1947 तक चलता रहेगा।
भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आएगा, भारत को आजादी जब मिलेगी, तब राज्य सचिव का पद खत्म होगा। हाँ, भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए जो एक काउंसिल थी, एक जो परिषद थी, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारतीय परिषद कहा जाता था, उसको समाप्त किया गया था। तो ध्यान रखना इसमें, बस इतना सा ही कथन घुमाएगा कि इसमें भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो अपने दिमाग में ये रहेगा, ओ अच्छा, वो बात तो ऐसी थी, परिषद या सचिव ऐसा कुछ था। तो ध्यान रखना, भारत के राज्य सचिव का पद तो देश की आजादी तक चलेगा, बस काउंसिल खत्म हो जाएगी। क्योंकि, और काउंसिल खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब जो राज्य सचिव के बहुत सारे पावर्स हैं वो कम कर दिए जाएंगे। कम कर देंगे तो वो सोचेंगे यार क्या परिषद बनाने का, क्या रखने का क्या मतलब है, एक सलाहकारी टीम रख लेगा, जरूरत पड़ेगी तो, कोई दिक्कत है नहीं। ये हमने बात कर ली कि मताधिकार कितनी पब्लिक के पास था, कितनी जनता के पास था, 10% आबादी के पास। ये भी भारतीय रिजर्व बैंक की बात हमने की। हमने ये कहा संघ संघ के लिए, संघ की नौकरियों, नौकरियों में लोगों को लेने के लिए, संघ की नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, प्रांतों की नौकरियों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, जो या दो से ज्यादा राज्यों के ऊपर होगा। तो ये भी हमने बात की थी। संघीय न्यायालय की भी हमने बात की थी कि संघीय न्यायालय 1935 के कानून में कहा गया था कि संघीय न्यायालय बनाएंगे, और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। बर्मा से भारत को अलग किया जाएगा, और फिर बर्मा बर्मा को भारत से अलग कर भी दिया जाएगा। उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनेंगे, ये बात की गई, और बन जाएंगे। अल्पसंख्यकों के विशेष, आपने देखा होगा काफी चीजें हैं जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में थी और जो हमें 1935 के कानून में दिख रही है, नजर आ रही हैं। संघीय रेलवे प्राधिकरण, ये महालेखा परीक्षक, ये देखना, ये महालेखा परीक्षक, ये इसमें ये याद कर लेना, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की भी बात थी इसमें। इसमें किसकी? महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की भी बात इसमें थी। हाँ, यहां तक अपनी मोटे तौर पर बात हो गई थी। अब अपन आज की क्लास का जो मेन जो एजेंडा है, वो पॉइंट नंबर 17 से शुरू होने वाला है। अब देखो, ये इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें टोटल कितना है। हमने इसमें पढ़ा कि टोटल इसमें 14 भाग हैं। इसमें कितने भाग हैं? 14 भाग। तो कुछ एक भाग जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कई बार कोई फैक्ट पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से भाग हैं जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे तब भी हम ये भाग पढ़ते हैं, भाग एक, भाग दो, भाग तीन। भाग एक में यूनियन और इट्स टेरिटरी, फिर दो में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक, ऐसे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो भाग हैं और भागों के अंदर अनुच्छेद है। तो थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हो सकता है कि अगर कितना ही टफ से टफ पर्सन भी बनाए तो अपना गलत नहीं होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। भाग नंबर 5, यानी कि इस कानून का जो भाग नंबर 5 है, वो भाग नंबर 5 कहाँ से शुरू हो रहा है? अनुच्छेद नंबर 99 से शुरू हो रहा है और अनुच्छेद नंबर 121 तक चल रहा है। ठीक है। उसमें किस चीज के बारे में है, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा ऐसे गहराई में नहीं डूबना। निन्यानवे में क्या, सौ क्या, तो फिर तो वह भारतीय संविधान याद करेंगे तो ऐसे तो फिर बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। बस मोटे तौर पर याद रखना है कि भाग नंबर जो 5 है, उसमें क्या किया गया है? उसमें बात की गई ये विधायी, कि संघ और राज्य के बीच के विधायी संबंध, कानून निर्माण संबंधी क्या संबंध होंगे, कि किसको कितना कानून बनाने का पावर है, कितना किसको कितना कानून बनाने का अधिकार है। तो ये विधायी संबंधों की बात किस में की गई है? संघ और राज्यों के बीच के विधायी संबंध भाग नंबर 5 में है। और जो 6 नंबर भाग है उसमें प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध का मतलब होता है कार्यकारी संबंध, कि संघ की जो सरकार है वो राज्य की सरकार को क्या आदेश दे सकती है, कितने काम करने के लिए वो उनको बोल सकती है, क्या राज्य की सरकारें भी अपने काम केंद्र से करवा सकती हैं, क्या नहीं करा सकती, वो सब। विधायी संबंध से तो समझ गए होंगे, विधि विधि बनाने के बारे में क्या संबंध है संघ के और राज्य के बीच के, क्या संबंध है विधि को लेकर, कि कौन कौन से विषयों की विधियां, कौन कौन से विषयों के कानून राज्य बनाएगा, कौन कौन से कानून ये। प्रशासनिक का मतलब होता है कि कार्यकारी, कार्यपालिका, कि संघ की जो कार्यपालिका है और राज्य की कार्यपालिका के बीच के संबंध कैसे हैं, कि संघ की कार्यपालिका किन किन विषयों पर आदेश दे देगी, निर्देश दे देगी, कौन कौन से काम हैं जो उन राज्यों को सौंप सकती है, कैसे क्या रिलेशन रहेंगे।
कार्यकारी रिलेशन की बात, तो प्रशासनिक संबंध भाग नंबर 6, और भाग नंबर 5 विधायी संबंध, ये क्लियर कट कर लो। वित्तीय संबंध, वित्त को लेकर के इनके रिलेशन की, कौन कौन से टैक्स स्टेट लगाएगा, कौन कौन से केंद्र लगाएगा, कौन कौन से टैक्स वसूल राज्य करेगा, कौन कौन से केंद्र, ये सब वित्तीय संबंधों में आते हैं। तो इन सारी इन वित्तीय संबंधों की बात भाग नंबर 7। तो तीनों में आपको तीन चीजें ये याद करनी। भाग नंबर 5 विधायी, भाग नंबर 6 प्रशासनिक, भाग नंबर 7 विधि। बस केवल इतना, केवल इतना, ज्यादा आपको दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना। तो भाग नंबर 5 में विधायी संबंध है, भाग नंबर 6 में प्रशासनिक है, और भाग नंबर 7 में वित्तीय संबंध, केवल इतना। फिर देखो पॉइंट नंबर 18 में आ जाओ, भाग 2 का शीर्षक, यानी कि इसमें तो टोटल 14 भाग हैं। तो ये कह रहा है भाग नंबर 14, भाग नंबर सॉरी 2 का जो शीर्षक है, ये तो मैंने देखो 1935 का जो एक्ट था ना, यूके यूके की जो यूनाइटेड किंगडम की जो साइट है, वहां पर जो 1919 का 1935 का जो एक्ट था, उस एक्ट की मैंने कॉपी देखी थी। क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा सा ये हो गया था कि इसमें शब्द कौन सा यूज किया गया है, तो फिर मैंने सोचा कन्फर्म कौन सा शब्द माने। तो उस उनकी जो साइट है, उनकी साइट पर ये 1935 का कानून की एक प्रमाणित कॉपी है। तो उसमें मैंने ये देखा था कि ये शब्द लिखा हुआ है, यानी कि 1935 के कानून के भाग नंबर 2 में ऊपरी ऊपर टाइटल क्या लिखा हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपके प्रश्न आ जाता है कि क्या इस कानून में भारत को अखिल भारतीय संघ शब्द से वर्णित किया गया है क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन शब्द से वर्णित किया गया है क्या, तो उत्तर है नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि क्या इस कानून में भारतीय संघ के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है, ऐसे प्रश्न आ गया कि इस कानून में भारतीय संघ के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है, तो ध्यान रखना फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कानून में। मैंने उस कानून की उस जो प्रति को देखा है उसकी साइट पर जाकर के, यूके की साइट पर जाके, तो ध्यान रखना वहां लिखा हुआ है साफ तौर पर, उस प्रमाणित कॉपी में लिखा हुआ है कानून की, जो डिजिटल रूप में अपने को नेट पर उपलब्ध है। तो उसमें लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत का संघ। तो भाग नंबर जो 2 है ना, उसके टाइटल के उसका टाइटल ही यही है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना अगर वो आपको इस फेडरेशन को लेकर के अगर कोई शब्दों को घुमाए फिराए कि क्या इस तरह का फेडरेशन लिखा हुआ है, उस तरह का फेडरेशन लिखा हुआ है, तो आपको घूमना नहीं है, साफ है इंग्लिश वाला शब्द देख लेना कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या, फेडरेशन ऑफ इंडिया, बस सही है कि हाँ पक्का है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ही इसमें लिखा हुआ है। ये देखो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 में भी फिर अलग अलग अध्याय बने हुए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो इसका जो चैप्टर 1 है ना, उसमें अनुच्छेद 5 में, तो ध्यान रखना है किसमें, भाग नंबर जो 2 है उसका टाइटल क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भाग नंबर 2 में जो अनुच्छेद नंबर 5 है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाएगी। भारत में किसकी स्थापना की जाएगी, संघ की स्थापना, फेडरेशन की स्थापना की जाएगी। भारत में किसकी स्थापना की जाएगी, संघ की। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत में एक संघ बनाया जाएगा, भारत को संघ में बदला जाएगा। तो ध्यान रखना है भारत में संघ की स्थापना होगी, ये भाग नंबर 2 के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 5 में लिखा हुआ है कि भारत में संघ बनेगा, भारत में संघ बनेगा। लेकिन क्या बना, क्या उत्तर है नहीं, नहीं बना सा। क्यों नहीं बना, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो ये ध्यान रखना। तो चलो अब और पॉइंट्स देखते हैं। 18 पॉइंट्स हो गए इसमें, देखो करीबन करीबन आप ये देख लो 35 पॉइंट में मैंने इस पूरे कानून को लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको पूरे 35 पॉइंट्स हैं, तो आज ये पूरे हो जाएंगे। हाँ अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि किन, इसमें हमने देखो ये पढ़ के आए कि प्रांतों में तो प्रांतीय स्वायत्ता आ गई,
प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। हालांकि वो चला कितना, 2 ही साल चला। 37 में इलेक्शन हुआ, 19 तक वो उत्तरदायी सरकारें काम की, जिम्मेदार सरकारें काम की। यानी भारतीय मंत्रियों की जो सरकारें बनी, भारतीय लोगों की जो निर्वाचित सरकारें बनी, वो 2 ही साल चली। लेकिन हाँ, ये था कि प्रांतों में स्वायत्ता आ गई और ये कहा गया कि केंद्र में हम द्वैध शासन लाएंगे। ये कहा गया प्रांतों में क्या लाएगी, स्वायत्ता लाएगी। और स्वायत्ता कैसे लाएगी कि भारतीय लोगों की जो निर्वाचित सरकारें थी उनको बना करके प्रांतों में स्वायत्ता लाएगी, कि अब प्रांतों का शासन पूरी तरह से गवर्नर नहीं चलाएगा, पूरी तरह से भारतीय मंत्री चलाएंगे और इन्हीं मंत्रियों की सलाह के अनुसार गवर्नर काम करेगा। अब वो उसके अपनी परिषद के हिसाब से वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि भारतीय मंत्रियों को प्रांतीय विषयों के शासन के सारे अधिकार दे दिए गए। इसलिए हम कह रहे हैं प्रांतीय स्वायत्ता। केंद्र का क्या लफड़ा हुआ कि केंद्र में क्या, इसमें जो द्वैध शासन की बात की गई, क्या वो आ गया था क्या? तो उत्तर है नहीं। इसमें बात ही हुई, आ नहीं पाया। इसमें केवल बात हुई, आ नहीं पाया। तो ध्यान रखना है कि क्या इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रभावी हो गया था क्या? अब आपके कथन आ जाएगा कि 1935 के कानून द्वारा केंद्र में भी द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था, या केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। तो आके फटाक से दिमाग में आएगा, अच्छा प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त हो गया था और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया। सही है। इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं, इसमें गलत है। केंद्र में द्वैध शासन शुरू नहीं हुआ है, केवल शुरुआत करने की बात हुई थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे गड़बड़ कराएंगी। तो ध्यान रखना, केंद्र में द्वैध शासन चालू नहीं होगा। केंद्र में अभी भी शासन, जब केंद्र में द्वैध शासन चालू नहीं होगा तो बताओ केंद्र में शासन कौन से कानून के हिसाब से चलता रहेगा? 1919 के एक्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखना है, केंद्र में द्वैध शासन प्रभावी नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। 1919 के एक्ट के अनुसार ही शासन चलता रहा। केवल प्रांतों में जो व्यवस्थाएं थी वो 1935 के अनुसार शुरू हुई थी। यानी प्रांतों में इस 1935 के कानूनी प्रावधान लागू हुए थे, केंद्र में इसके प्रावधान लागू नहीं हुए थे। तो केंद्र में क्या लागू होना था, द्वैध शासन, वो लागू नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है। फिर आ गए फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अनुच्छेद नंबर 104। अनुच्छेद नंबर जो इसका 104 है, वो कह रहा है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल के पास। सिंपल सी बात है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में भी भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट विषय हैं, जो बच खुच गए हैं, जो ना तो संघ का पार्ट है ना राज्य के पार्ट है ना समर्थित, जैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम 1950 में थोड़ी चला करता था, 1947 में तो साइबर क्राइम होते ही नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे। तो साइबर क्राइम कहाँ से था? तो साइबर क्राइम जो है, वो साइबर क्राइम तो अब लेटेस्ट का विषय है। तो इस साइबर क्राइम पर कानून कौन बनाएगा? साइबर क्राइम से संबंधित समस्याओं को कौन देखेगा? तो ये आ गया अवशिष्ट विषय है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है। तो इस विषय को कौन संभालेगा? इस विषय को भारतीय संविधान ये कहता है इसको केंद्र संभालेगी। तो ऐसे ही उस टाइम जो अवशिष्ट विषय थे उनको कौन देखेगा? गवर्नर जनरल। उन विषयों को कौन देखेगा? गवर्नर जनरल। अब देखो पॉइंट नंबर 21, संघीय न्यायालय। तो क्या संघीय न्यायालय आ गया? बिल्कुल। इसमें था कि संघीय न्यायालय बनाएंगे और संघीय न्यायालय बना दिया। 1 अक्टूबर 1937 को क्या बना दिया? संघीय न्यायालय। उसने काम करना शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय ने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो ध्यान रखना है, संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया है? 1 अक्टूबर 1937 को। कब तक ये काम करता रहेगा? 27 जनवरी 1950 तक। कब तक 27? क्योंकि 28 जनवरी से भारत का उच्चतम न्यायालय है ना, कि भारत का जो संविधान, भारत के संविधान में भी तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात थी। तो ये है कि भारत में जो भारत का, आजाद भारत का जो अपना उच्चतम न्यायालय था, उसने 28 जनवरी 1950 से अपना काम शुरू किया था। तो इसका मतलब 27 जनवरी 1950 तक कौन काम करता रहा? संघीय न्यायालय। कौन काम करता रहा? संघीय न्यायालय। तो ध्यान रखना, संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को चालू हुआ और 27 जनवरी 1950 तक चालू रहा। फिर ये खत्म हो गया। उसके बाद में भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय स्टार्ट
हो जाता है 28 जनवरी 1950। फिर एक 22 नंबर पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये कह रहा है कि क्या संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय था? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं भाई? इसका मतलब तो क्या संघीय न्यायालय से भी ऊपर भारत में कोई न्यायालय था क्या, जिसके पास अपन अपनी फरियाद लेके जा सकते थे? हाँ बिल्कुल है। संघीय न्यायालय के फैसलों के खिलाफ भी अपीलें की जा सकती थी। कहाँ करनी पड़ती थी? लंदन में थी प्रिवी काउंसिल। ये प्रिवी काउंसिल इसके खिलाफ, किसके? संघीय न्यायालय के खिलाफ। किसके? ये जो संघीय न्यायालय है, इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील सुन सकती थी। कौन? लंदन की प्रिवी काउंसिल। तो इसका मतलब संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था। उच्चतम का मतलब सबसे ऊपर, इसके ऊपर कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय के ऊपर तो प्रिवी काउंसिल बैठी हुई है। तो इसका मतलब ये भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था ये क्लियर हो गया कि भारत, ये संघीय न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उच्चतम न्यायालय नहीं था। उच्चतम का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, जबकि संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनी जा सकती थी कहाँ? प्रीवी काउंसिल में। तो प्रीवी काउंसिल संघीय न्यायालय के ऊपर हो गया ना प्रीवी काउंसिल, तो इसका मतलब प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के रूप में काम कर रहा है। संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि प्रीवी काउंसिल इसके खिलाफ अपील सुन सकता था। यह व्यवस्था कब तक चलेगी? सितंबर 1949 तक। ध्यान रखना, कब तक चलेगी? सितंबर 1949 तक। कौन सी? कि संघीय न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्रिवी काउंसिल के पास है। ये जो व्यवस्था है ये सितंबर 1949 तक काम करती रहेगी। तो ध्यान रखना, संघीय न्यायालय है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कौन थी? प्रिवी काउंसिल थी, जो इसके विरुद्ध, इसके फैसलों के खिलाफ अपील सुनती थी। अब देखो, एक एक और है, अदन। ये अदन जो है, ये अदन वाला जो क्षेत्र था, इस जैसे हमने क्या पढ़ा था कि बर्मा का प्रशासन भी भारत की अंग्रेजी सरकार, भारत की ब्रिटिश सरकार चला रही थी। तो अदन को भी भारत की ब्रिटिश सरकार ही चला रही थी। ध्यान रखना, भारत का कंट्रोल तो भारत की ब्रिटिश सरकार के पास है ही, बल्कि भारत वाली सरकार ही बर्मा को चला रही है। और भारत वाली सरकार ही किसको? अदन क्षेत्र को संभाल रही थी। यानी एक ही सरकार तीन क्षेत्रों को संभाल रही थी। ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा, 1935 के एक्ट से बर्मा का प्रशासन अलग हो गया। अब महारानी अलग से उसका प्रशासन देखेगी। ब्रिटिश सरकार, भारत की ब्रिटिश सरकार को कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही अदन को भी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया कि इस अदन का मामला भी अलग से ही संभाला जाएगा। यानी भारत की सरकार जो है वो अदन के प्रशासन को नहीं देखेगी। अदन की व्यवस्थाएं अब भारत की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो ध्यान रखो, जो ब्रिटिश भारत था उससे बर्मा हट गया और अदन हट गया। 1935 के एक्ट से भारत से दो क्षेत्र हटे, एक तो अदन हटा और एक बर्मा हटा। अब अदन भी सीधे ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में रहेगा और बर्मा भी सीधे ब्रिटेन की महारानी के कंट्रोल में रहेगा। भारत की सरकार का इन क्षेत्रों से अब कोई लेना देना नहीं है। और बाद में यही जो अदन वाला क्षेत्र है ना, अदन जिसकी हम बात करें, एडन, एडन लिखा हुआ है अदन हिंदी में, ये 1967 में स्वतंत्र यमन, एक यमन देश है, उस यमन देश का एक हिस्सा बन जाएगा। ये यमन जिसका आप नाम आपने सुना होगा, तो उस यमन, ये यमन का पार्ट बनेगा कब? 1967 में। यानी कि ये जो अदन, जो पहले तक भारत की ब्रिटिश सरकार इसको चला रही थी, इसकी व्यवस्थाओं को संभाल रही थी, ये 1935 से अलग हो जाता है और बाद में यही क्षेत्र इस देश का हिस्सा बन जाता है। अब ये अदन कहाँ है? अब आपसे कोई मतलब सामान्य तौर पर कि अदन अब कहाँ है, तो अब ये जो यमन देश है अफ्रीका का, इस यमन देश का अब ये हिस्सा है, इस यमन देश में शामिल है। तो 1967 में ये यमन का हिस्सा बन गया था। आपको बस सामान्य ये इतना ही याद करना है। जनवरी 1946, इस, ये क्या करा है, जनवरी 1946 में चुनाव हो रहे हैं इस एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अनुसार कब? जनवरी 1946 में चुनाव हुए। किसके? प्रांतों की विधानसभा के। तो देखो, इस एक्ट के अनुसार जो जनवरी 1946 में क्या हुए? चुनाव हुए। तो जनवरी 1946 में जब चुनाव हुए तो प्रांतों की विधानसभाएं बन गई होंगी। तो 1935 के
कानून के अंतर्गत बनी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने ही विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया था, ध्यान रखना। अब मैं यहां पर प्रश्न बनाऊं और मैं ये प्रश्न बना दूं कि 1935 के कानून के अंतर्गत बनी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ही इस विधानसभा के सदस्यों के चुनाव हुए थे, तो ध्यान रखना, गलत कर देना। क्यों? क्योंकि जिन प्रांतीय विधानसभाओं ने विधानसभा का चुनाव किया, वो प्रांतीय विधानसभाएं 1935 के कानून के अंतर्गत बनी थी, 1919 वाली नहीं थी। बस ये छोटी छोटी चीजें ही आपको घुमा देता प्रश्नों में। मैं क्या कह रहा हूं कि जो जिन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने फिर इस विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया, उनका निर्वाचन किया, उनमें वोट डाले होंगे, उन प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव कौन से कानून के अंतर्गत हुआ होगा? तो ध्यान रखना है, 1935 के कानून के अंतर्गत हुआ है, 1919 के कानून के अंतर्गत नहीं है। बस ये छोटी सी बात घूम जाती है, अपने को सब याद रहता है, हाँ प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर ने इस विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट डाले थे, यहां तक तो ठीक है। फिर ये 1919 और 35 में कंफ्यूज हो गए आप पक्का, तो ध्यान रखना अब कंफ्यूज नहीं होना है। 1935 के कानून के अंतर्गत बनी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने ही आगे जाकर के इस विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था, तो ये भी हो गया। अब देखो, जो आपको पता ही है, केंद्र में तो दो सदन थे ही, एक था राज्य परिषद, वो हमने उस 1919 के एक्ट में भी देखा था। तो राज्य परिषद में अब सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 260। ये ध्यान रख लेना, अब कितनी हो गई है? 260। पहले कितनी थी? 60। और पहले विधानसभा में कितनी थी? 145। ऐसा हमने पढ़ गए हैं 1919 में, अगर याद नहीं हो तो रिवाइज कर लेना आप। तो ध्यान रखो, राज्य परिषद की अब सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 260। उस 260 में इसमें क्या प्रावधान था कि 260 इसके मेंबर होंगे, 156 कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से। तो ध्यान रखना, 156 कहां से आएंगे? ब्रिटिश भारत से होंगे प्रतिनिधि, और 104 कहां से होंगे? देशी रियासतों से। तो ध्यान रखना, ये इसका आंकड़ा है, बस याद करना बस आपको कि 260 मेंबर की एक राज्य परिषद है, और उसमें 156 ब्रिटिश भारत से और 104 देशी रियासतों से। अब देखो, राज्य परिषद में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का फिक्स हो रहा है आंकड़ा कि इतने यहां से आएंगे, इतने यहां से। धारा 11 और धारा 12 ये क्या कह रही हैं? धारा 11 और 12 ये क्या कह रही है? देखो, धारा ये हो गई 11 और ये हो गई 12। ये कह रही है कि आरक्षित विषय जो रिजर्व विषय थे, जैसे कौन सा? डिफेंस, सुरक्षा, ईसाई धर्म का मामला, फॉरेन रिलेशन, विदेशी संबंध, जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए मामले, इसमें क्या हुआ? ये स्वयं की शक्तियां प्रदान की किसको? गवर्नर जनरल को। ये क्या कह रहा है कि इस कानून की जो अनुच्छेद जो 11 था और जो 12 था, यानी धारा जो 11 और जो 12 थी, उसको अनुच्छेद बोलो या धारा बोलो, तो धारा 11 और 12 ने बोला कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, जैसे मान लो पूरा ब्रिटिश भारत है तो उसकी सुरक्षा का मामला हो, या देशी रियासतों की कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो, ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, मामला हो, या फॉरेन रिलेशन, विदेशों से अपने संबंध कैसे बनाए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मामला हो, या जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए मामले हो, इन मामलों में पूरी तरह से गवर्नर जनरल को अपने दिमाग से फैसला लेने की पावर है। तो अब देखो, क्या 1935, आपको नहीं लगता 1935 के कानून ने भी गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा पावर्स दे रखी? स्वयं विवेक की शक्तियां, जो महत्वपूर्ण मामले हैं, उनमें तो सारी जगह वो अपना दिमाग लगा ही सकता है। वो अपनी परिषद का, विधायी सभा का, राज्य परिषद का, ये जितनी भी परिषद, जितना भी जाल बनाया हुआ है ना, इस जाल के फैसले एक साइड और गवर्नर जनरल का स्वयं विवेक एक साइड। अब कोई सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, विधायी परिषद चिल्ला रही है ऐसे करेंगे, ये करो, वो करो, ऐसे करो। अब देखो, इस कानून ने लिख दिया नहीं, इन मामलों में स्वविवेक लगाएगा। स्वविवेक का मतलब अपना दिमाग।
ऐसा नहीं है कि हर यहाँ हर मामले में, इन मामलों में ऐसा नहीं है गवर्नर जनरल अपनी कार्यपालिका के लोगों की सुनेगा, विधानसभा की सुनेगा, राज्य परिषद, नहीं नहीं नहीं। ये ऐसे मामले हैं, यहाँ गवर्नर जनरल ने जो फैसला ले लिया वो फुल एंड फाइनल है। तो अब देखो, अभी भी महत्वपूर्ण मसलों पर, महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर जनरल ही सबसे शक्तिशाली है। अंतिम फैसला उसी का होगा। तो क्या लग रहा है कि 1935 में भी बहुत ज्यादा उत्तरदायी शासन आया है, हर एक फैसले में भारतीय लोगों की भागीदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई? ऐसा नहीं है, अभी भी महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम रूप से फैसला लेने की शक्ति गवर्नर जनरल को ही दे रखी है। और उन फैसलों में जो गवर्नर जनरल ने फैसला ले लिया वो फुल एंड फाइनल है, वो अंतिम फैसला होगा। उस पर कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता, न विधायिका बोल सकती है, न कार्यपालिका के दूसरे लोग बोल सकते हैं। तो ये स्वविवेक की शक्तियां थी। ये आगे जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे, जब राज्यों की कार्यपालिका पढ़ेंगे, तो वहां ये सब आएगा। स्वविवेक की का मतलब ये ऐसे मामले जहां पर आप अपने विवेक से, आप अपने दिमाग से खुद आपको जो ठीक लगे वो फैसला ले सकते हैं, वहां पर आपको दूसरों की सलाह मानने की, दूसरों का परामर्श मानने की जरूरत नहीं है। उनको कहते हैं स्वविवेक। स्वविवेक का मतलब जहां आप अपना दिमाग लगा करके कोई फैसला ले रहे हैं, वहां आपको दूसरे की सलाह के अनुसार फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये सारे महत्वपूर्ण मामले, वहां तो वो स्वविवेक की पावर दे ही दी। तो इसका मतलब अभी भी गवर्नर जनरल के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं थी। और इनकी शक्तियों के आगे बाकी विधायिका और इन सब की शक्तियां फीकी हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अब लो साहब, पॉइंट नंबर 27। संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गवियर। सर मोरिस गवियर ये इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मोरिस गवियर। ये नाम याद कर लेना भाई, फैक्ट है, याद कर लेना, सर मोरिस गवियर। फिर इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट है कि जब भारत तो आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हो गए, तो हम लोग अभी ऊपर पड़ गए हैं कि 27 जनवरी 1950 तक संघीय न्यायालय भारत में काम करता रहा है। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और उसके बाद 27 जनवरी 1950 तक संघीय न्यायालय चल रहा है। मतलब करीबन जो भी 2.5 1 साल के आसपास संघीय न्यायालय तो आजादी के बाद में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आजादी के बाद में भी तो संघीय न्यायालय तो चल ही रहा था, तो उस टाइम संघीय न्यायालय का जो पहला मुख्य न्यायाधीश था, यानी आपके प्रश्न ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत में संघीय न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? H. J. कानिया। ये याद कर लेना, ये नाम ये कई बार पूछा जाता है, नॉर्मल एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है, H. J. कानिया। H. J. कानिया। अब यही प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, संघीय न्यायालय का आजाद भारत से जस्ट पहले का मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये H. J. कानिया है, क्योंकि आजाद होते ही फिर यही स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा ना। आजादी से जस्ट पहले मान लो 14 अगस्त 1947 को भी तो H. J. कानिया ही था, और 15 अगस्त को जैसे ही आजाद हुआ तब भी H. J. कानिया ही था। लेकिन अब इनके ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया ना, बोलने का तरीका चेंज हो गया, कि आजाद होते ही ये आजाद भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा, जबकि गुलाम भारत का संघीय न्यायालय का ये अंतिम मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा। गुलाम भारत का ये अंतिम मुख्य न्यायाधीश हो गया, और आजाद भारत का ये पहला मुख्य न्यायाधीश हो गया संघीय न्यायालय का। और यही बाद में जब संघीय न्यायालय की जगह भारत में कौन हो गया, भारत का अपना सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही रहा पहला। तो अगर आपसे प्रश्न ये ऐसे आ जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो वो भी यही था, H. J. कानिया। तो ध्यान रखना, ये H. J. कानिया जी बड़े इंपॉर्टेंट है। H. J. कानिया जी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो तीन फैक्ट हैं जो घूम मत जाना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में संघीय न्यायालय में
पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच जे कानिया। आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भी एच जे कानिया। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम भारत यानी स्वतंत्र भारत के संघीय न्यायालय में अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भी एच जे कानिया। कैसे ही घुमाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। फिर देखो धारा नंबर 28 क्या कहती है। धारा नंबर 28 नंबर पॉइंट है, धारा नंबर 46, 46 का भाग नंबर 2। ये, इस धारा के तहत बर्मा को किससे अलग किया गया था? भारत से अलग किया गया था, ध्यान रखना है। इस धारा नंबर 46(2) के तहत भारत, बर्मा भारत से अलग हो गया था। बर्मा का प्रशासन अब भारत से अलग चलाया जाना शुरू हो गया था। अब देखो, ये जो पांच नाम आ रहे हैं ना, पांच प्रांत, ये मैंने कई एग्जामों में इनको आते हुए देखा है। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से कि 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। ठीक है, 11 प्रांतों में चुनाव हुए। उन उनमें से जो पांच चुनाव जहां कांग्रेस को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला, मतलब स्पष्ट बहुमत का मतलब वहां कांग्रेस की सरकार वहां तो बनी ही बनी, स्पष्ट है, तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं है। इनको जितनी सीटें चाहिए उससे ज्यादा मिला है, तो यहाँ तो बननी ही बननी है। लेकिन जहां अगर स्पष्ट बहुमत नहीं हो, वहां भी तो गठजोड़ करके, गठबंधन बना करके, दूसरी पार्टियों से मिल करके भी तो आप सरकार बना सकते हो। तो कहीं आप ये कंफ्यूज नहीं रह जाना कि पांच ही प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार तो दूसरे छोटे दलों को जोड़ करके भी तो बनाई जा सकती है। लेकिन अगर प्रश्न ये आए कि 11 प्रांतों में से कितने प्रांत ऐसे थे जहां 1937 में चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, तो ध्यान रखना है पांच। ये क्लियर कर लेना, या इतने कंफ्यूज होते हैं बच्चे और यहां गड़बड़ हो जाती है। और ये ऐसा है जो मतलब बड़े बड़े यूपीएससी में भी इस तरह का प्रश्न आया हुआ है कि कौन कौन से हैं, अब ये नाम दे देगा वो, ये पांचों, ये याद कर लेना भाई कि 11 में से वो पांच प्रांत कौन से हैं जहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत किन में मिला? इन पांच में, ये पक्का याद कर लेना। बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत, ये पांच ऐसे स्टेट थे जहां पर कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, स्पष्ट बहुमत मिल गया था, कोई संशय नहीं था। तीन प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन और दलों से इसने अच्छा प्रदर्शन किया और नंबर वन पार्टी थी। तो ध्यान रखना, पांच में तो स्पष्ट बहुमत है, तीन प्रांत और हैं जहां पर ये नंबर वन पार्टी बनी, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा था उससे इसके पास कम रह गए थे। तो तीन प्रांतों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा,